So, good morning, everyone. Yesterday, we had discussed details of place mix, meaning of promotion mix. We discussed there are the main components under promotion mix are personal selling, sales promotion, advertising, publicity, and public relations. Personal selling we had discussed yesterday. Now we move on to the next component under promotion mix, that is sales promotion. What is sales promotion? Sales promotion refers to short-term, non-recurrent incentives and selling efforts other than personal selling, advertising, and publicity that stimulate consumer purchasing and dealer effectiveness. Means जो भी शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स नॉन रेकरेंट मतलब रेपिटेटिव नहीं होने चाहिए, ये बहुत काफी काफी टाइम के बाद थोड़ी देर के लिए ये इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ठीक है। पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी को छोड़कर बाकी जो भी एफर्ट्स हैं दैट स्टिमुलेट कंज्यूमर परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस। एग्जांपल्स हैं इसके फ्री सैंपल्स, क्वांटिटी गिफ्ट्स, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री, प्राइस कॉन्टेस्ट्स, रिबेट, डिस्काउंट्स, रिफंड्स, यूजेबल बेनिफिट्स। मींस आप ये प्रोडक्ट खरीदो, इसके साथ आपको एक हॉलिडे पैकेज फ्री या और कोई बेनिफिट फ्री। इंस्टेंट ड्रॉ में इमीडिएटली स्क्रैच एंड विन वाली जो स्कीम्स होती हैं वो इस कैटेगरी में आ जाती है, इंस्टेंट ड्रॉ। देन लकी ड्रॉ। Lucky draw means you fill in a form and on a predetermined date later on the draw will be done. It is not instant. Then 0% finance मतलब इंटरेस्ट, अगर आप सपोज कार खरीद रहे हो और कार पर डीलर आपको 0% फाइनेंस की स्कीम दे रहा है, इसका मतलब इंटरेस्ट डीलर पे करेगा। एंड participation in fairs and exhibitions. So these all are techniques of sales promotion. What are the main features of sales promotion? First, these are short term incentives. ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं चलती हैं स्कीम्स, थोड़े टाइम के लिए होती हैं, ठीक है, जो जेन्युइन होती हैं। अगर लंबे टाइम तक चल रही हैं तो इसका मतलब द सेलर और द प्रोड्यूसर इज मेकिंग अ फूल ऑफ कस्टमर्स। नॉन रेकरेंट मतलब बार बार फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं होती, ठीक है, काफी काफी टाइम के बाद ये रिपीट हो सकती हैं, लेकिन फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं होती सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। देन पर्पस इज टू इंक्रीज द सेल्स। क्लियर? Then next one is advertising. What is advertising? Any paid form of non-personal presentation. Because advertisement में प्रोड्यूसर या सेलर खुद प्रेजेंट नहीं होता मैसेज देने के लिए, मास मीडिया के थ्रू मैसेज जाता है। So it is non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services of an identified sponsor. Advertising is always done through some mass media. Features. First is paid form. The advertiser has to pay for the space or time used. अगर प्रिंट मीडिया में आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो आपको स्पेस के हिसाब से चार्जेस पे करने होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, टेलीविजन, रेडियो वगैरह में, तो टाइम के हिसाब से, ठीक है। किसी वेबसाइट पे आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, अगेन स्पेस के अकॉर्डिंग यू हैव टू पे। सो द एडवर्टाइजर हैज टू पे फॉर गिविंग एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट फ्री में नहीं होती, फ्री में जो होती है उसे कहते हैं पब्लिसिटी, ठीक है।
Sarthak and Aradhe, you are late. Then impersonal. It is non-personal because there is no direct contact between the producer and the customer or seller and the customer. The message of the producer goes via mass media to the consumer. So there is no direct contact. That is why it is impersonal. Third feature is there is an identified sponsor. एडवर्टीजमेंट किसने दी है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो एडवर्टीजमेंट देने वाला है एडवर्टाइजर, उसकी आइडेंटिटी हिडन नहीं होती, ओपन होती है कि किसने एडवर्टीजमेंट दी है वो। सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। व्हाट डू यू थिंक, इज एडवर्टाइजिंग गुड और बैड? Some people say that advertising is a social waste. It makes people buy things they do not need. If your product is good, if it is useful, it will sell without advertisement. Advertisement तो उनको जरूरत होती है उन प्रोडक्ट्स को जो हार्मफुल है या जो यूजफुल नहीं है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। How far do you think this is correct? I believe this is true to a large extent but not fully. Because आप ऑब्जर्व करना कभी, जितनी चीजें वाकई में यूजफुल हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, इनकी जनरली एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाई देती हमें। ज्यादा एडवर्टाइजमेंट जिन प्रोडक्ट्स की दिखाई देती है जनरली वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर ऐसे होते हैं जो कुछ खास यूजफुल नहीं है। लेकिन कंपटीशन इतना ज्यादा है कि कस्टमर को पता रहे कि हमारा प्रोडक्ट भी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, उसके लिए थोड़ी सी एडवर्टाइजिंग तो जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल यू आर द सिंगल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो some amount of advertisement is zaruri, compulsory, is necessary just to keep the customers aware about the existence of our product in the market, right? But too much advertising should not be done. It is unnecessary wastage of money and ultimately who has to bear the cost? The customer only. क्योंकि एडवर्टाइजिंग पे जितना भी खर्चा करेंगे वो हमारे प्रोडक्ट्स के प्राइसेस उतने ही बढ़ जाएंगे कॉस्ट बढ़ने से, तो कस्टमर को ही वो बियर करनी है कॉस्ट। तो इसलिए ज्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ी एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, सिर्फ इतनी कि कस्टमर्स अवेयर रहे कि हाँ ये प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है विद दीज बेनिफिट्स, विद दीज यूजेस, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट देते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो सही इंफॉर्मेशन दें। कई एडवर्टाइजमेंट्स बड़ी मिसलीडिंग होती हैं, गलत इंफॉर्मेशन उनमें दी जाती है। फॉर एग्जांपल फेयरनेस क्रीम्स की जो एड आती हैं, वो उनमें कई एड्स में दिखाया जाता है टिल द टाइम द पर्सन इज डार्क कॉम्प्लेक्शन, तब तक उसको ना कोई जॉब मिल रही है ना मैरिज हो रही है, विच इज रिडिकुलस। और जैसे ही वो फेयरनेस क्रीम लगाई, फेयर हो गए और जॉब मिल गई फटाफट या मैरिज हो गई फटाफट। दिस इज रॉन्ग, दिस इज मिसलीडिंग और गलत मैसेज ये सोसाइटी में स्प्रेड करती हैं इस तरह की एड्स। जबकि फैक्ट ये है, गेटिंग अ जॉब should depend on your, and it depends on your capability, on your skills, not on the complexion of your skin. Secondly, no cream, no fairness cream can change the complexion much. That is just a wrong information or misleading information shown in such advertisements. ठीक है, तो अगर हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो उसमें हमें ठीक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और ठीक तरीके से देनी चाहिए। आप ऑब्जर्व करना, कुछ एड्स होती हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जो हमें बड़ी इरिटेटिंग लगती हैं।
तो हम जब अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट बनाएं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी एडवर्टाइजमेंट इरिटेटिंग ना हो. On the other hand, there are some advertisements which we just love. They are wonderful advertisements. बहुत अच्छी लगती हैं वो advertisements. क्या खासियत होती है अच्छी advertisements की? First, they give right information in the right way. Second, they touch emotions of people. Third, they give a positive message in a positive manner. उनमें कुछ नेगेटिव नहीं दिखाया जाता, पॉजिटिविटी दिखाई जाती है. तो इस तरह की एड अगर हम बनाएंगे तो वो एक अच्छी एड होगी और लोगों पे उसका अच्छा इंपैक्ट होगा. कई ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं कि एडवर्टाइजमेंट आते ही लोग चैनल चेंज कर देते हैं. ऑन द अदर हैंड कुछ एड्स ऐसी आती हैं कि उन एडवर्टाइजमेंट्स को लोग बड़े ध्यान से देखते हैं, बार बार देखते हैं, फिर भी हर बार ध्यान से देखते हैं, बिकॉज दे एंजॉय वॉचिंग दोज एड्स. Next component of promotion is public relations. Public relations, as I told you, is a very important component of promotion. These days, most of the companies have a separate public relations department, PR department, a public relations manager or officer. What do we mean by public relations? Maintaining good relations with the public. Public means everyone the business firm interacts with. It includes customers, suppliers, government authorities, investors, lenders, all the people that the organization deals with. सबके साथ relations अच्छे होने चाहिए. Regular, deliberate, planned and sustained efforts on the part of organization to manage public opinion and company's relation with public to maintain company's good image. The company has to survive in the society, then it should be liked by the society, by the public. Otherwise, people will start boycotting that company. So it is very important the company does not indulge in any exploitative, any harmful activities. Secondly, it is very important that the company indulges in some positive deeds, in some social work also. It maintains good image of the company, and then more and more people want to be associated with that company. They want to deal with that company. Features of public relations, planned efforts. Public relations अपने आप अच्छे नहीं मेंटेन होते, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम क्या क्या अच्छी एक्टिविटीज करेंगे. Then sustained effort, one time effort से भी public relations एक बार अच्छे बन गए उसके बाद आपने social activities या welfare activities करनी छोड़ दी. It doesn't work that way. कुछ टाइम बाद लोग अगेन भूल जाएंगे. So good public relations are to be maintained on a continuous basis. Maintenance of good understanding between the organization and all groups in the public. Parties. On the one hand, there is the organization. On the other hand, there is public. Public includes, as I told you, customers, suppliers, government, bankers, all the people with whom the company deals. It is a specialist job. There are specialized courses in public relations that you can do for getting a job in public relations, right? So these are the features of public relations. And with this, our marketing chapter is now complete. You should complete its questions. Any doubts in marketing, anyone? Okay. कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना. किससे प्रोटेक्ट करना?
प्रोड्यूसर और सेलर कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट अगर करते हैं तो उस एक्सप्लॉइटेशन से प्रोटेक्ट करना, so that no producer or seller exploits the consumer. कंज्यूमर प्रोटेक्शन की फर्स्ट रेफरेंसेस हमें मिलती हैं, चाणक्य ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र. दिस बुक वाज द फर्स्ट और द ओल्डेस्ट नोन बुक ऑन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस. तो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट थियरी इस बुक से स्टार्ट हुई थी, अर्थशास्त्र से. अ वेरी गुड बुक which covers a lot about economics, political science, how to manage a country, how to run a country. ठीक है, उसमें भी चाणक्य ने मेंशन किया था कि किस किस तरह से प्रोड्यूसर या सेलर कई बार कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड हाउ कैन द कस्टमर्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, हाउ कैन द गवर्नमेंट or the king protect the consumers from any exploitation. ठीक है, अंडरवेइंग, कम वेट देना, अंडर मेजरमेंट, एडल्ट्रेशन, ये कुछ ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत सालों से चली आ रही हैं. तो चाणक्य ने उसके लिए बड़े हैवी फाइन्स और पनिशमेंट्स डिटरमिन किए थे, और इसलिए उनके पीरियड में एक्सप्लॉइटेशन और क्राइम बहुत बहुत कम था, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था. इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो किंग थे, चाणक्य के ही बनाए हुए किंग थे, चाणक्य उनके प्राइम मिनिस्टर थे, और उनके टाइम, उनका जो पीरियड माना जाता है, दैट इज कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट पीरियड्स इन इंडियन हिस्ट्री. बहुत अच्छे से कंट्री मैनेज थी, very well administered, very less crime, very less exploitation, and prosperity and happiness was at the highest level. Now ours is a mixed economy, we know. कुछ चीजों को गवर्नमेंट रन करती है और कुछ चीजों को प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करता है. कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों हैं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में गवर्नमेंट का MTNL भी है, प्राइवेट ऑपरेटर्स भी हैं, भारती टेलीकॉम, टाटा टेलीकॉम, वोडाफोन एटसेट्रा. सिमिलरली एयरलाइंस में दोनों हैं, एयर इंडिया गवर्नमेंट का है, बाकी की एयरलाइंस प्राइवेट है. गवर्नमेंट सेक्टर में मोटिव होता है मेन वेलफेयर, लेकिन कई बार करप्शन की वजह से कस्टमर्स को हरेसमेंट फेस करनी पड़ती है. प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट मोटिव है, लेकिन कई एंटरप्राइजेस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लालच में अनफेयर प्रैक्टिसेस पे उतर आते हैं, कस्टमर को लो क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं या ओवर चार्ज करते हैं प्राइस, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स की एक्सप्लॉइटेशन होती है. और जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 ऑनवर्ड्स, तो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज भी आ गई, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे प्रोड्यूसर सेलर आ गए, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करके रखने की. ठीक है, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एज वी वर डिस्कसिंग, इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट द sellers or producers do not exploit the consumer in any manner. As per the Consumer Protection Act, who is a consumer? Let us read. Any person who buys any goods for a consideration, consideration मतलब उसका price, which has been paid or promised. ठीक है, कोई भी अगर कोई गुड्स खरीद रहा है जिसका प्राइस उसने पे कर दिया है या प्रॉमिस कर दिया है पे करने के लिए, और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड, और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट्स बेसिस पे, तो इंस्टॉलमेंट्स बेसिस पे भी अगर किसी ने कुछ खरीदा है तब भी वो कंज्यूमर है. इट इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज इज मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर. सपोज गुड्स और किसी ने खरीदे हुए हैं, लेकिन आप
ओनर की परमिशन से वो गुड्स यूज कर रहे हो तो आप भी कंज्यूमर हो। सपोज किसी ने कोई चीज खरीद के आपको गिफ्ट कर दी तो भी आप कंज्यूमर हो। बेशक आपने नहीं खरीदा, लेकिन जिसने खरीदा है उसने अपनी मर्जी से आपको वो चीज दी है। सो यू आर अ कंज्यूमर बिकॉज यू आर यूजिंग द गुड्स विद द परमिशन ऑफ द बायर। ठीक है, बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल और एनी कॉमर्शियल पर्पस। लेकिन अगर आपने गुड्स खरीदे हैं आगे बेचने के लिए, अपने यूज के लिए नहीं, आगे बेचने के लिए या किसी कॉमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, तब आप कंज्यूमर की कैटेगरी में नहीं आते इस एक्ट के अंडर। ठीक है, इसी तरह से सर्विसेज के केस में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है? हु इज अ कंज्यूमर? एनी पर्सन who hires or avails of any service for a consideration which has been paid or promised or partly paid or partly promised, सेम बात है, बस गुड्स की जगह सर्विस आ गई। और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब हो सकता है उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में करनी हो। इट इंक्लूड्स बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज व्हेन सर्विसेज आर अवेल्ड विद द अप्रूवल ऑफ द पर्सन कंसर्न। अगर किसी और ने उन सर्विसेज के लिए पे किया था लेकिन आप उनकी परमिशन से वो सर्विसेज यूज कर रहे हो, तब भी आप कंज्यूमर हो। बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु अवेल सच सर्विसेज फॉर एनी कॉमर्शियल पर्पस। अगर आप वो सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो किसी कॉमर्शियल या बिजनेस पर्पस के लिए, तब इस एक्ट के अंडर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, आप कंज्यूमर नहीं हो। अगर पर्सनल यूज के लिए सर्विसेज अवेल कर रहे हो तो कंज्यूमर हो। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हु इज अ कंज्यूमर एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो आपको ये दोनों पॉइंट्स एज इट इज लिखने पड़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड, बिकॉज दिस इज व्हाट इज रिटन इन द एक्ट। ठीक है, लेकिन अगर जनरली आपसे पूछा जाए हु इज अ कंज्यूमर, तो इन दोनों को हम समराइज कर सकते हैं। कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज और यूजेस गुड्स or hires or avails services for personal use which have been paid for or promised to be paid for। यहां तक क्लियर? Okay, now what do we mean by consumer exploitation? Any harm or harassment caused to the consumer by unfair trade practices followed by the producer or seller। कंज्यूमर को अगर कुछ भी नुकसान होता है या परेशानी होती है प्रोड्यूसर या सेलर की गलत प्रैक्टिसेस की वजह से, देन दैट इज कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या पर्पस है? कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। सो सेविंग द कंज्यूमर फ्रॉम एनी एक्सप्लॉयटेशन and providing justice to the consumer if exploited, that is consumer protection। Importance of consumer protection। Now consumer protection क्यों important है, ये हम दो point of view से discuss करेंगे। One is from the point of view of the consumer, second is from the point of view of business। तो पहले consumer के point of view से, फर्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब अनअवेयरनेस, कि कंज्यूमर अनअवेयर है। कुछ कंज्यूमर्स होते हैं जिनको पता ही नहीं कि प्रोडक्ट का, किसी प्रोडक्ट का क्या प्राइस होना चाहिए, इस प्राइस में कितनी क्वांटिटी मिलनी चाहिए। और इस तरह की कंज्यूमर की इग्नोरेंस का कई बार कुछ सेलर या प्रोड्यूसर अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं और कंज्यूमर को ज्यादा प्राइस चार्ज कर लेते हैं या सेम प्राइस में कम क्वांटिटी दे देते हैं कमोडिटी की। तो इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है। दूसरा, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की कोई बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियंस या एसोसिएशंस नहीं है जिनके थ्रू वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके।
तो इसलिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की. देन कम्स वाइड स्प्रेड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन बहुत तरीकों से बहुत से सेलर्स करते हैं या प्रोड्यूसर्स करते हैं. किस किस फॉर्म में? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही ना देना कंज्यूमर को. टू मच ऑफ कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देना कि कस्टमर कंफ्यूज ही हो जाए. मिस इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन देना. ठीक है, अभी जैसे हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किया है एडवर्टाइजमेंट्स के, जिनमें गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है. प्रेजेंस ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स. अब जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुई हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिस ईयर, according to those amendments, even these advertisements which give wrong information, legal action can be taken against them, against the company. Even the celebrities who advertise any product, action can be taken against them also if in that advertisement any wrong information is being given, or if they are promoting use of any harmful product. देन प्रेजेंस ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स. कई प्रोडक्ट्स के डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, नाम में जरा सा माइनर चेंज करके या कई बार वो भी बिना चेंज किए एक रेप्यूटेड ब्रांड के नाम से लोकल कई प्रोडक्ट्स लो क्वालिटी के बेचे जा रहे होते हैं कई बार. उसके थ्रू भी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होती है. एग्जैजरेटेड एडवर्टाइजमेंट्स, बड़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट दिखाना कि पर्टिकुलर एक बिस्किट खाया तो बच्चा उड़ने लग गया, शक्तिमान बन गया. कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लान या बॉर्नवीटा कोई ड्रिंक यूज करने से बच्चा हमेशा फर्स्ट आता है, पढ़ाई में भी स्पोर्ट्स में भी. दीज आर रॉन्ग इंफॉर्मेशन. एग्जैजरेटेड मतलब बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, जबकि प्रोडक्ट से ऐसा नहीं होता रियलिटी में. इससे भी कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होते हैं. कुछ कंज्यूमर मान लेते हैं कि ऐसा होता होगा और वो उस लालच में प्रोडक्ट को खरीदते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं कि ऐसा तो नहीं होता. देन चार्जिंग हाई प्राइजेस बाय सेलर्स. पुअर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, फॉल्स वेट्स एंड मेजर्स, गलत मेजर करना, गलत वेट करना प्रोडक्ट को. एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स, मिलावट. देन लैक ऑफ सर्विस एंड कर्टसी. एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. बेशक प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर सेलर या प्रोड्यूसर अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है कस्टमर को बिफोर सेल और आफ्टर सेल, कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट सेलर इज नॉट रेडी टू अटेंड टू द कंप्लेंट ऑफ द कस्टमर, तो दैट इज लैक ऑफ सर्विस. वो भी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन है. So because of all these kinds of exploitation prevalent, there is a strong need to protect consumers from all these problems. ये हो गया कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से. अब आते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. Why is it important that a business firm, that a company should take care of consumer protection? क्यों कोई बिजनेस खुद ही ध्यान रखे कि कंज्यूमर्स की किसी तरह से वो एक्सप्लॉयटेशन ना करे? फर्स्ट पॉइंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी ऑल आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, इवन द बिजनेस फर्म इज पार्ट ऑफ सोसाइटी. बीइंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, इट इज our responsibility as individuals as well as business persons not to exploit anyone, not to cheat anyone. ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि फिलॉसफी क्या है हमारी कंट्री की? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस. और अगर कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट होंगे तो फिर इनजस्टिस होगी. सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बिजनेस फर्म्स को ध्यान रखना चाहिए कि वो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करें, उन्हें किसी तरह से चीट या एक्सप्लॉइट ना करें. सेकंड इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस. बिजनेस के अपने इंटरेस्ट में आप ज्यादा प्राइस चार्ज करके या पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देके या और किसी तरह से कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करके
शॉर्ट रन में हो सकता है प्रोडक्ट ज्यादा बेच लो, बट सूनर और लेटर द कंज्यूमर्स विल कम टू नो दैट दे आर बीइंग चीटेड, एंड वंस दे कम टू नो, पहले तो वो आपके प्रोडक्ट्स परचेज करना बंद कर देंगे, दूसरा वो अपने कॉन्टैक्ट्स को भी बोलेंगे कि भाई इस कंपनी के प्रोडक्ट्स मत खरीदना, ये तो चीटिंग करते हैं, ये तो बेकार है, और तीसरा वो लीगल एक्शन भी इनिशिएट कर सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट। तो लॉन्ग टर्म में ऐसे बिजनेस फर्म्स सरवाइव नहीं कर पाएंगी जो कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट करती हैं। थर्ड इज मॉरल जस्टिफिकेशन। हम मॉरल वैल्यूज बचपन से सीखते हैं, वी शुड स्पीक द ट्रूथ, वी शुड बी ऑनेस्ट, we should not steal, we should not cheat anyone. So all these values apply to business firms also. And if they follow all these values, obviously they will not cheat or exploit anyone. Then government intervention. अगर कोई बिजनेस फर्म कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यूज कर रही है जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है, लोग कंप्लेंट करते हैं गवर्नमेंट को, द गवर्नमेंट में टेक सम एक्शन अगेंस्ट दैट बिजनेस फर्म, जिससे कि उस बिजनेस फर्म को नुकसान हो सकता है। हो सकता है गवर्नमेंट कुछ पेनल्टी लगा दे, हैवी कुछ फाइन लगा दे, या ओनर्स को इम्प्रिजन कर दिया जाए, या बिजनेस ही बंद करवा दे। ठीक है, पहले प्राइवेट बसेस चलती थी, ब्लू लाइन बसेस होती थी कई साल पहले, लेकिन उनमें क्या होता था, एक एक ओनर के पास कोई एक बस का ओनर है, कोई 2-3 बसेस का ओनर है, कुछ कुछ बसेस के अलग अलग ओनर थे। तो डीटीसी के अलावा वो ब्लू लाइन बसेस भी चलती थी, लेकिन अपना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ये ऑपरेटर्स इतना प्रेशर डालते थे ड्राइवर्स और कंडक्टर्स पे कि मोस्ट ऑफ दीज ड्राइवर्स यूज टू ड्राइव वेरी रैश, बड़ा रैश ड्राइविंग करते थे, बहुत से एक्सीडेंट्स होते थे इन बसेस के। गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट्स गई बहुत सारी, कोर्ट्स में कंप्लेंट गई, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, इन सारी बसेस को बंद कर दिया। तो हो गया नुकसान सबका, जितने भी ऑपरेटर्स थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा सिर्फ डीटीसी की बसेस चलती रहेंगी, और फिर एक दो बड़ी बड़ी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वो भी अपनी बसेस चला सकते हैं, वो जो ऑरेंज वाली चलती हैं वो प्राइवेट बसेस हैं, बाकी की डीटीसी की बसेस हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगर हम चाहते हैं हमारे बिजनेस में ना हो, तो हमें खुद ही ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो किसी भी। बिजनेस यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। ठीक है, गांधी जी ये कहा करते थे कि बिजनेस फर्म को जितनी रिसोर्सेज चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों टाइप की रिसोर्सेज बिजनेस को मिलती कहां से हैं? सोसाइटी से। तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो भी सोसाइटी को अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइसेस पे दे। बिजनेस फर्म इज अ ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी फॉर यू प्रॉपर यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज। सोसाइटी ने बिजनेस फर्म पे ट्रस्ट करके उसे ये रिसोर्सेज दी हैं, इस विश्वास पे कि वो उन्हें अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एट रीजनेबल प्राइसेस। दिस कंप्लीट्स इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन।